नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपने पड़ोसियों के साथ विवाद करने का रिकॉर्ड बनाया है तो वो रिकॉर्ड जाता है चाइना के नाम। दोस्तों, अगर बॉर्डर की बात करें तो चाइना टोटल 21 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कई आर्टिकल में आपको लिखा मिलेगा कि चाइना सिर्फ 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ लैंड बॉर्डर्स की बात करते हैं। अगर आप लैंड बॉर्डर्स के साथ समुद्र के बॉर्डर्स को भी मिला दीजिए तो चाइना टोटल 21 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और दोस्तों, ऐसा ऑलमोस्ट कोई भी कंट्री नहीं है जिसके साथ इनका विवाद ना हो। दोस्तों, अगर हम इनके डिस्प्यूट्स की बात करें तो आप इधर देख सकते हैं किन कंट्रीज के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है। इधर से आप नाम पढ़ते जाएंगे तो आप थक जाएंगे, इतने सारे कंट्रीज के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, तो इस लिस्ट में इंडिया का नाम समझ में आता है, जापान का नाम भी समझ में आता है, नेपाल का नाम भी समझ में आता है, लेकिन इधर आप देखेंगे इधर नॉर्थ कोरिया के साथ भी इनका जो है डिस्प्यूट चल रहा है। नॉर्थ कोरिया तो इनका फ्रेंडली कंट्री है। अच्छा, रशिया के साथ भी इनका डिस्प्यूट चल रहा है। तो रशिया के साथ इनका क्या डिस्प्यूट है, इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा सेकेंड ओपियम वॉर के टाइम में। ओके, तो ये है हमारे सामने रशिया और चाइना का मैप। और बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो इस एरिया को लेकर के है। इस एरिया को रशिया में प्राइमोस्की क्राय के नाम से जाना जाता है और इसी प्राइमोस्की क्राय का कैपिटल है व्लादिवोस्तोक। तो ये रीजन अचानक से चाइना और रशिया के बीच में डिस्प्यूट का कारण कैसे बना, तो देखिए, सबसे पहले ये जो जगह था इसको मंचूरिया के नाम से जाना जाता था और यहां पर चिंग डायनेस्टी का रूल था। फिर दौर आया सेकेंड ओपियम वॉर का, जिस वॉर में चाइना को बेसिकली साउथ साइड में फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा हेवी अटैक का सामना करना पड़ा। और बेसिकली फ्रांस और ब्रिटेन की जो नेवी थी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो चाइना की जो चिंग डायनेस्टी थी वो बुरी तरह से हार रही थी इस वॉर में। इसी समय रशिया ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रशिया ने चाइना को जो है सीधे धमकी दे दी कि या तो ये एरिया रशिया के हवाले कर दो या फिर हमसे भी वॉर करने के लिए तैयार हो जाओ। तो चाइना के उस समय के रूलर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि रशिया के साथ एक ट्रीटी करके ये एरिया दे दिया जाए। तो उस समय रशिया के जार के साथ ईयर 1860 में चाइना ने एक ट्रीटी साइन की जिसको ट्रीटी ऑफ पेकिंग कहा जाता है। तो इस ट्रीटी में चाइना ने मजबूरी में आकर अपना जो ये एरिया था ये रशिया के हवाले कर दिया और इस चीज को आज भी चाइना के लोग भूले नहीं हैं। चाइना आज भी इसको एक अनइक्वल ट्रीटी मानता है। ओके, तो ये कितना बड़ा रीजन है इसका अंदाजा देने के लिए मैं आपको बस ये बता देता हूं कि इंडिया में राजस्थान और मध्य प्रदेश को अगर एक कर लिया जाए तो टोटल एरिया 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का होता है। और ये जो एरिया है जो रशिया के पास है जिसको प्राइमोस्की क्राय कहा जाता है, ये एरिया 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। ओके, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के साथ भी इनका एक डिस्प्यूट है, लेकिन ये डिस्प्यूट ज्यादा मीडिया में नहीं आता क्योंकि नॉर्थ कोरिया इनका एक फ्रेंडली कंट्री है। एक्चुअली फ्रेंडली कंट्री कहना भी गलत होगा। चाइना वाले लिटरली नॉर्थ कोरिया को यूज करते हैं यूएसए को थ्रेटन करने के लिए, क्योंकि चाइना डायरेक्टली किसी वॉर में उतरना नहीं चाहता। उसके लिए नॉर्थ कोरिया एक अच्छा टूल है यूएसए के अगेंस्ट यूज करने के लिए, इसीलिए ये लोग इस बॉर्डर डिस्प्यूट को ज्यादा हवा नहीं देते। तो अगर चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की बात की जाए तो ये 1400 किलोमीटर लगभग लंबा है। ये जो बॉर्डर है ये बेसिकली यालू नाम के रिवर के द्वारा जो है दोनों कंट्रीज को डिवाइड किया गया है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसी रिवर के पास जो है बहुत छोटा सा एक माउंटेन पड़ता है जिसको बेकडू माउंटेन कहा जाता है। इस माउंटेन को अक्सर जो है चाइना क्लेम करता है। ओके, तो ये डिस्प्यूट कैसा है इसको समझने के लिए हम चलते हैं गूगल अर्थ पे। तो ये है गूगल अर्थ और ये है इंडिया। इंडिया से हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना होगा। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देखेंगे ये जो है ये पार्ट है चाइना और यहां पे आप अगर आगे जूम करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया। ये जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं नॉर्थ कोरिया। और ये जो बॉर्डर है याकलू रिवर के द्वारा जो है ये बॉर्डर डिफाइंड है। और यहां पे अगर मैं जूम करूं तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे एक छोटा सा आपको माउंटेन दिखेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली एक वॉल्केनिक माउंटेन है और इस पूरे माउंटेन रीजन को जो है चाइना क्लेम करता है। तो दोस्तों, ऑफिशियली ये डिस्प्यूट चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच एग्जिस्ट तो करता ही है, लेकिन अनऑफिशियली चाइना के लोग पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया को ही चाइना का पार्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं? चाइना के सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि चाइना के मेडिवल हिस्ट्री में कई सारे राजाओं ने चाइना की टेरिटरी को नॉर्थ कोरिया तक फैला दिया था। दोस्तों, यह आर्गुमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंडिया के लोग ये आर्गुमेंट देने लग जाए कि एंशियंट हिस्ट्री में मौर्यन डायनेस्टी के समय में अशोका जैसे कई रूलर्स ने इंडिया की टेरिटरी को अफगानिस्तान तक फैला दिया था, तो इस बेसिस पर पूरा का पूरा अफगानिस्तान ही जो है इंडिया का है। बिल्कुल वैसा ही आर्गुमेंट चाइना के सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना की मीडिया ने अपने लोगों के मन में एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी को कितना ज्यादा प्रमोट किया है।
इसके अलावा दोस्तों चाइना और जापान के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, इधर चाइना है और चाइना के ईस्ट में पड़ता है जापान और चाइना के साउथ ईस्ट में पड़ता है ताइवान। तो अब अगर मैं ताइवान के बगल में इसको जूम करता हूं तो इधर आपको इस जगह पर बेसिकली आपको कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहा होगा। इन्हीं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को लेकर के चाइना और जापान के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। जापान के लोग इस आइलैंड को अपने कंट्री में सेंकाकू आइलैंड के नाम से बुलाते हैं, जबकि चाइना के लोग अपने कंट्री में इसी आइलैंड को दियायू आइलैंड के नाम से बुलाते हैं। ये जो आइलैंड है इसके आसपास के एरिया में ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है जिस पर चाइना की नजर है। ये रीजन काफी है ये समझने के लिए कि क्यों चाइना का इंटरेस्ट इन आइलैंड्स पर इतना ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा अगर इन आइलैंड्स की आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आइलैंड्स मेनलैंड चाइना के कितने ज्यादा करीब है और मेनलैंड चाइना के इतने ज्यादा करीब होने के बाद भी इन आइलैंड्स पर जापान का कंट्रोल है। यही बात चाइना को बहुत ज्यादा चुभती है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना क्लेम करता है। ओके, इंडिया अरुणाचल प्रदेश को क्लेम तो करता है, लेकिन क्यों क्लेम करता है ये बात हमारे देश में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो देखिए, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और चाइना में पहले हिस्ट्री में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट फिर शुरू कैसे हुआ? तो देखिए, यहां पे है अरुणाचल प्रदेश और यहां पे ऑलमोस्ट इस रीजन में आपको एक बड़ा सा तिब्बत मिल जाएगा। यहां पे नेपाल तो है ही, लेकिन इस एरिया में इतना बड़ा पार्ट में आपको तिब्बत मिलेगा। तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर कभी भी सही से वेल डिफाइंड था ही नहीं। फिर ईयर 1914 में ब्रिटिश रूल के समय में ब्रिटेन से इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे सर हेनरी मैकमोहन। इन्होंने उस समय शिमला में तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया ताकि दोनों पार्टीज बैठ करके अपने अपने बॉर्डर को डिफाइन कर ले। तो जुलाई 1914 में शिमला के एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्रिटेन से इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन ने इस लाइन को इंडिया और तिब्बत के बीच का ऑफिशियल बॉर्डर रिकॉग्नाइज किया और इस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो टोटल बॉर्डर पास होता है उसको मैकमोहन लाइन कहा गया। और चाइना वालों के हिसाब से तिब्बत कोई सोवेरियन कंट्री नहीं था जो कि इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट में भाग ले। तो चाइना वालों का कहना था कि तिब्बत की गवर्नमेंट ने बिना चाइना से पूछे ये बॉर्डर डिफाइन किया, इस वजह से ये बॉर्डर हम नहीं मानते। और अरुणाचल प्रदेश को इन्होंने तिब्बत का हिस्सा कह करके अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम करना शुरू कर दिया और अरुणाचल प्रदेश को आज भी चाइना में लोग सदर्न तिब्बत के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना की एक्सपेंशन की भूख कितनी ज्यादा है और इसमें मैं कहूंगा कुछ हद तक हमारे गवर्नमेंट की भी गलती है। हमारे गवर्नमेंट को भी चाइना के टेरिटरीज पर अपना क्लेम करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल बेसिस पे आप सोच कर देखिए कि हिस्टोरिकल बेसिस पर हम भी तो चाइना के बहुत सारे जगहों पर अपना क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि कैलाश मानसरोवर के यात्रा के लिए हमें आज भी चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है, तो हम भी कह सकते हैं जो कैलाश मानसरोवर वाला जो एरिया है वो हमारा है, हिस्टोरिकली वो हमारा था। और जिस तरह से चाइना साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम करता है, हम भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो इंडियन ओशन है ये भी हमारा है और यहां पे जो भी शिप आएंगे उनको हमसे परमिशन लेकर के ही यहां पर एक्सप्लोरेशन करना होगा। तो जिस तरह से चाइना की आदत है हमेशा दूसरे देश के टेरिटरीज पर अपना क्लेम करके दूसरे देश पर प्रेशर एक्सर्ट करे, ठीक वैसा ही हमें भी करना चाहिए। हमें भी चाइना के टेरिटरीज पर अपना क्लेम करके उन एरिया पर अपना क्लेम करना चाहिए। लेकिन सैडफुली हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हमेशा डिफेंसिव रहती है, बजाय इसके कि हमें भी एग्रेसिव होकर के चाइना के कई एरिया को क्लेम करे। हम हमेशा यही बताते रहते हैं कि नहीं ये एरिया आपका नहीं है, बल्कि इसके बजाय हमें करना ये चाहिए चाइना पे प्रेशर डाल के बस ये कहना चाहिए कि आपका जो ये एरिया है जैसे कैलाश मानसरोवर और अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो चाइना के रीजन्स है इनको हमें बताना चाहिए कि ये एरिया हमारे हैं। तिब्बत का भी मुद्दा हमें जोर शोर से यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये स्टैंड लेते हैं कि तिब्बत ही ऑल टुगेदर चाइना का पार्ट नहीं है तो फिर आप सोच के देखिए चाइना भी किस बेसिस पर अरुणाचल प्रदेश को अपना कह सकता है। फिर दोस्तों ये था एक ब्रीफ एनालिसिस चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स का। अगर मैं चाइना के हर एक बॉर्डर डिस्प्यूट पर जानकारी देने लगूं तो फिर घंटों का वीडियो बन जाएगा। ये ऐसे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे जिसके बारे में मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हाईलाइट किया। तो फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। Thanks for watching this video. Have a good day.